नमस्कार। जीएस गैलेक्सी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जो है, आज आप लोग का एग्जाम हुआ है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने बढ़िया किया होगा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे मैं फटाफट आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। क्वेश्चंस पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, और नॉन बुकिस जो कुछ प्रश्न हैं वो नॉन बुकिस वो हैं। मींस कि वो अप्लाइड जो है आपसे स्टडी की डिमांड कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो जो बेहद ही आसान हैं। अभी तक जो एक मिथ बना हुआ था कि यूपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पे भी उस बार इन्होंने जो है बढ़ते हुए आपको हर तरीके से इन्वॉल्व करने का अपनी स्टडी में जो है एक क्लू देते हुए ये निकल गए हैं। तो आइए जो है, कुल 16 प्रश्न इस बार हिस्ट्री से पूछे गए हैं। अपनी परंपरा के अनुसार 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फटाफट इसके आंसर क्या होंगे। सेट सी है, सेट सी के क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन कर रहा हूं। उसमें पहला ही क्वेश्चन हिस्ट्री से ही शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन में ये करें, अशोक के शिलालेख का स्थान है और किस राज्य में स्थित है। तो पहला जो है धौली में उड़ीसा दिए हुए हैं, सही है। एरवुडी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। जौगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं है, धौली जौगढ़ दोनों उड़ीसा में है। कालसी कर्नाटक में नहीं है, कालसी जो है देहरादून उत्तराखंड में है। मींस कि इसके दो आंसर सही हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर केवल दो युग्म सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि राजा है और किस राजवंश से इनको मिलाना है। नन्नुक जो है ये चंदेल वंश से है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके अलावा अगर जो अगला ऑप्शन है वो है जय शक्ति कहां से है, जय शक्ति परमार वंश से, ये गलत आंसर है। मैंने काफी ज्यादा इस पे सर्च किया। जय सिंह और जय वर्मन जो हैं ये परमार वंश से हैं, परंतु जय शक्ति जो है ऐसा कोई शासक इस वंश में नहीं है। नागभट्ट द्वितीय जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से, बिल्कुल सही है। भोज जो है राजपूत वंश से नहीं है। ये जो है मिहिर भोज करके रहते हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं, गुर्जर प्रतिहार से ही। तो यहाँ पे दो सही है, नन्नुक सही है, नागभट्ट द्वितीय सही है। तो बी इज वंस अगेन इज द करेक्ट आंसर। तीसरा करें, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संगम लिटरेचर को भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेगमेंट के रूप में स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाता है, वहां से प्रश्न इन्होंने पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, गलत है। सिलप्पादिकारम की कहानियां मैंने हर बैच में आप लोग को बताया हुआ है, यूट्यूब पे भी डिस्कस किया हुआ है। भौतिक संस्कृति के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला करें, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम साहित्य काल से पहले जो रहता है वो मेगालिथिक कल्चर, महात्मी संस्कृति है। वहां पे वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण इन लोग को नहीं पता था। पहली बार जो सामाजिक वर्गीकरण आता है वो संगम काल से आता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाली जो परंपरा है, तो ब्राह्मणों का एक विशेषाधिकार स्थिति रहता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। अब कह रहे हैं कौन सा एक सही है, बी हम लोगों को मिल गया है, सी डी को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तरीके से तीनों प्रश्न जो है उसका बी 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 आंसर है। चौथा पे आ रहे हैं, कह रहे हैं किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो योग वशिष्ठ का अकबर के समय में भी और दारा सिको ने भी इसका फारसी अनुवाद करवाया था। ऑप्शन में जो दिया गया है वो अकबर है। 16वीं शताब्दी के लेटर हाफ में जो है अंतिम समय में इसका अनुवाद अकबर ने करवाया हुआ था। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। आगे कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य की आसन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। ये करंट अफेयर से इन्होंने दिखा दिया है, प्रधानमंत्री जी ने किया था। अब आगे बढ़ के कह रहे हैं कि रामानुज की शिक्षाओं को सही में कौन निरूपित करता है। पहला ऑप्शन है मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। तो सर्वोत्तम साधन भक्ति ही नहीं है, भक्ति के साथ साथ जो है ये कर्म फल से मुक्ति की भी बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो है कह सकते हैं कि भक्ति जो है सर्वोत्तम साधन के रूप में है, लेकिन इसके साथ साथ कर्म का भी सिद्धांत है। अगला करें, वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रमाणिक है, बिल्कुल सही है। अगर एक बहुत ही मोटी बुक आती है एंशियंट हिस्ट्री पे हिंदी माध्यम के लिए, ऑप्शनल के सिलेबस में हम लोग चर्चा करते हैं, केसी श्रीवास्तव की, वहां पे लास्ट में आप पाएंगे धर्म तथा दर्शन का एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है। तो वहां पे जाकर के अगर आप देखेंगे तो ये क्लियरली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर है, लेकिन ए भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पार्शियली ये भी करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने
सोमनाथ मंदिर के निकट जो है सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। आप कह रहे हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में कौन सा सही है? सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी जो रहता है वो तोड़ दिया था अपने 16वें आक्रमण में, ये सब आप लोग को पता है। उसी गजनवी के साथ जो है अलबरूनी 1024 ईस्वी में भारत आया हुआ था। तो कह रहे हैं सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। बिल्कुल सही है, ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। आप कह रहे हैं कि अल बरूनी जो है वो सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है, अल बरूनी ने जो है सोमनाथ मंदिर के बारे में वर्णन किया हुआ है। अगला करें, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। एस राधाकृष्णन के द्वारा नहीं किया गया था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। होम मिनिस्टर उस समय जो है वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। तो इस तरीके से गुजरात से ही बिलोंग करते थे, तो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिया था। प्राण प्रतिष्ठा पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो 1 और 2 इसका जो है ए इज द करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद जो है सेट सी में क्वेश्चन नंबर जो है 41 आ रहा है, तो सीधे हम लोग 41 पे आ जा रहे हैं और वहां पे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। कह रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के आरक्षित और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उसमें बांटे गए हैं। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय में किसे रखा गया है? द्वैत शासन जो है 1919 के एक्ट के द्वारा लाया गया था, ये आप सभी लोगों को पता है। तो आरक्षित विषय में न्याय प्रशासन है, भू राजस्व है, पुलिस है। स्थानीय प्रशासन जो रहता है वो ट्रांसफर्ड हस्तांतरीय विषय में रहता है। तो 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर, मींस कि सी में 1 3 4 है, सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है? तो फड़म जो है दक्षिण भारत में सिक्कों को, त्रावणकोर जो रियासत रहती है उस दौर में सिक्के को कहा जाता था। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पे विचार करना है और कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? वारिंद्र कुमार घोष और जगेंद्र नाथ चटर्जी जो है वो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं। रास बिहारी बोस जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर, वो सक्रिय रूप से जो है इनसे जुड़े हुए रहते हैं गदर पार्टी से। यही रास बिहारी बोस आगे चल करके जापान चले गए थे। तो आगे चलकर क्या वो जो वायसराय रहते हैं 1911-12 वाली जो घटना रहती है दिल्ली में उनके ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के ऊपर बम फेंका गया था, उसके बाद वो जापान चले गए थे। 1913 में गदर पार्टी या गदर आंदोलन की शुरुआत हुआ था जिसको उन्होंने वहां से सपोर्ट किया हुआ था। तो डी इज द करेक्ट आंसर, केवल 3 सही है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दोनों सही है। किसी भी ऑथेंटिक बुक में जाएंगे वहां पर ये आपको बिल्कुल अक्षरशः मिल जाएगा। तो आइए भाई, पहला ऑप्शन ये क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ भारतीय रियासतों का नामित सदस्य होंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया हुआ था। उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी तरीके से, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारत का सहयोग मिला था वैसे उनको वो सहयोग मिले। तो इसलिए शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के दौर से ही कहा जा रहा था कि स्वतंत्र भारत में केवल ब्रिटिश ने जिसपे कब्जा किया है वही स्वतंत्र नहीं होगा, राजा रजवाड़ा मतलब जो देसी रियासत है उनका भी दौर समाप्त होगा। तो इस तरीके से भारतीयों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों ने यह प्रावधान क्रिप्स मिशन में किया था। पहला भी सही है। नए संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि करे। बिल्कुल सही है, वो पाकिस्तान की जो डिमांड जिन्ना जी कर चुके थे तो उसी को वो जिंदा रखना चाहते थे। एक जो गले पे तलवार लटकाना होता है कि अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है पाकिस्तान जैसी डिमांड या भारत को कई सारे, पाकिस्तानी नहीं कई टुकड़ों में हम बांट सकते हैं। तो ए एंड बी दोनों करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर है। कह रहे हैं कि मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। 4 ग्रंथों का नाम दिया हुआ है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ है? तो नेति प्रकरण और अवदान शतक ये बौद्ध ग्रंथ है। परिशिष्ट प्रमाण और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण जो है, क्योंकि देखिए यहाँ ऑप्शन में जो 4 पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पहला और तीसरा पता है तो उसके बाद फिर ऑप्शन के हिसाब से 2 और 4 आ रहा है। परिशिष्ट प्रमाण पे कोई डाउट नहीं है, किसी भी बैच के अगर स्टूडेंट आप हो सकते हैं, ये क्लास में आपको वो दिया गया है। तो एक तरीके से क्या है, बी जो है 2 और 4 इसके करेक्ट आंसर के रूप में आ रहे हैं। अगला करें, क्वेश्चन नंबर 46 है और एक तरफ जो है
इधर कुछ हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है और किस धर्म से रिलेटेड है उनके बारे में है। आर्यदेव पे देखिए मैं कंफर्म नहीं हूं, बहुत सारी किताबों को मैंने गो थ्रू किया, वहां पे मुझे नहीं मिल पाया। मींस की जैन विद्वान थे, जैन की पेडिग्री में जो है, जैन विद्वान की श्रृंखला में इनका कहीं पे नाम नहीं है। दिगनाग रहते हैं, बौद्ध विद्वान रहते हैं, हेतुवाद जो रहता है उसके प्रवर्तक के रूप में रहते हैं। नाथ मुनि जो रहते हैं दक्षिण भारत में अलवार और नैनार रहता है, अलवार वैष्णव धारा रहता है, नैनार शैव धारा रहता है। तो ये अलवार वैष्णव धारा को दक्षिण भारत में प्रमोट किए हुए थे। तो एक तरीके से नाथ मुनि भी सही है, तो 2 और 3 इसका सही है। मीन्स की केवल 2 युग में जो है वो सही है। आप कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्य में हुआ था, बिल्कुल गलत है। जलालुद्दीन खिलजी के पहले ही बलबन का एक पुत्र था, वो मंगोल आक्रमण में मारा गया था। मींस की ऑप्शन जो ए है वो गलत है। खिलजी से पहले गुलाम वंश में ही मंगोल आक्रमण, इल्तुतमिश के समय आप देखे होंगे मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान जो है जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आया हुआ था। तो ए ऑप्शन गलत है। बी करें कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा था और शहर का घेरा डाला था, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। जो तीसरा आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी उस समय जो है चित्तौड़ के युद्ध में, जो पद्मावत या पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी का आप देखे हैं, तो चित्तौड़ के युद्ध में व्यस्त रहते हैं, उसी का फायदा उठाकर मंगोलों ने आक्रमण किया था। इससे देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी तुरंत राजधानी की तरफ कूच करता है, सेना थकी हारी हुई रहती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कि तीसरे आक्रमण में, यहाँ तीसरा आक्रमण नहीं है, राजधानी का घेरा उन लोगों ने डाला हुआ था। आगे करें, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। भाग नहीं हारा हुआ था, वो मंगोलों को कुछ घूस दिया हुआ था, कुछ नगद जो है उनको पेमेंट किया हुआ था। तो इसका क्या होगा, इसका केवल 2 जो है, बी इज द करेक्ट आंसर है। उलाह दारन क्या है, ये सैयदों से संबंधित जो है परंपरा के रूप में रहता है। डी इज द करेक्ट आंसर है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। डच लोग पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासक से जमीन लीज पर लेकर के अपनी गोदाम फैक्ट्रियां स्थापित किए थे, गलत है। गजपति वंश उड़ीसा में रहता है, डचों के आगमन से बहुत पहले ही गजपति वंश समाप्त हो चुका था, तो ये गलत आंसर है। आगे करें, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था, ये बिल्कुल सही है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो रहते हैं वो 1509-10 के आसपास में जो है वो निजामशाही शासन जो रहता है बीजापुर में, उनसे उन्होंने गोवा को छीन लिया था। आगे चल करके इन लोगों ने अपनी राजधानी भी गोवा जो है पुर्तगालियों ने बना दी थी। सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया था, सही है। विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि कह रहे हैं। विजयनगर में 4 वंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश। तुलु वंश के दौरान 1565 में तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त प्राय या कमजोर हो गया था। 1565 से 1650 तक आरबीडू वंश शासन करता है। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी, 1639 में इनके प्रतिनिधि नायक रहते हैं, उनसे इन्होंने लीज पर पट्टे पर लिया हुआ था। तो 2 और 3 करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। 50वां कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में ये दास वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्त्री दास, ये किसी भी बुक में मुझे आंसर नहीं मिला है, तो एक प्रोविजनल के रूप में मैं इसे रख रहा हूं। तो इसका आंसर अभी डाउट पे है, एक आध दिन पे मैं आपको अपने व्हाट्सएप के थ्रू या अपने टेलीग्राम के थ्रू जो है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये डिस्कशंस करना आप लोगों के साथ जरूरी था। जो भी फर्दर बैचेज आएंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।